हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुरेखा सिंह। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय से पहले यूनिट से पहला पार्ट जो है पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक के विषय में संक्षिप्त में जानकारी दे दूँ। आपके पाठ्य पुस्तक को 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। हर यूनिट की अपनी एक विशेषता है। जो पहला यूनिट जो है वो प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। इस यूनिट में आपको आपके प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु ही देखने को मिलेंगी। और जैसे आप सभी जानते हैं, अभी हमारे सामने पर्यावरण की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है और पर्यावरण संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इस यूनिट में आपको प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित आपको विषय वस्तु देखने को मिलेंगी। इसमें 3 पार्ट हैं। दूसरा जो यूनिट है वो समसामयिक मुद्दे पर आधारित है। समसामयिक मुद्दे वे मुद्दे होते हैं या वे समस्याएं होती हैं जो चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या और कोई भी विषय से जुड़ी हुई मुद्दे हैं। वे मुद्दे जो वर्तमान में हमारे सामने हैं, उन मुद्दों को हम समसामयिक मुद्दे कहते हैं। इसमें भी आप देखिए 3 पार्ट हैं। फिर अगला जो है इकाई है वो है आपकी मानवीय अनुभूतियाँ। मानवीय अनुभूतियों से मतलब है मानव मन की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उस पर आधारित रचनाएं हैं। तो वो इस यूनिट में आपको आपकी जो विषय वस्तु है वो मानव मन की जो भावनाएं हैं उस पर आधारित है। चौथा जो यूनिट है वो है छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। इस यूनिट में आपको देखिए 3 पार्ट हैं। इसमें भी आपको हमारे छत्तीसगढ़ के जो महान व्यक्तित्व हैं और जो छत्तीसगढ़ की जो लोक कलाएँ हैं उस पर आधारित आपको पाठ देखने को यहाँ पर मिलेंगी। 5वां जो यूनिट है वो है छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य। ये जो यूनिट है इसमें भी आप देखिए 3 पार्ट हैं। ये पूरी तरह से ये यूनिट जो है वो पूरी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाषा और साहित्य पर ही आधारित है। 6वां यूनिट जो है वो है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन से तात्पर्य है जीवन के प्रति सोच या नज़रिया। तो ये जो यूनिट है 6वां यूनिट, इसका जो विषय वस्तु है वो जीवन के प्रति आपके जो सोच है, जो नज़रिया है उससे संबंधित है ये। 7वां यूनिट जो है वो विविध है। विविध से तात्पर्य होता है ढेर सारे, किसी एक विशेष प्रकार की नहीं बल्कि अनेक प्रकार की। तो ये जो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे आपको जो इस यूनिट में, इस इकाई में आपको ढेर सारी विषय से संबंधित आपको भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित आपको रचनाएं देखने को मिलेंगी। और 8वां जो आपका यूनिट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस यूनिट में आप हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे जो पाठ को वो है आपके पहले इकाई से। इकाई का जो शीर्षक है प्रकृति व पर्यावरण। इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें इसकी जो विषय वस्तु है वो प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। तो ये जो इकाई है प्रकृति व पर्यावरण, इस इकाई में जो विषय वस्तु है उसको यहाँ पर उसका अध्ययन करने से हमारे जो मन में पर्यावरण के प्रति संरक्षण की जो भावना है वो जागृत होती है। तो आज हम चलिए अब हम अपना कविता जो है उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कविता का शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेल। चंद्रगहना उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा स्थान है, गांव है। लौटती बेल, बेल का अर्थ होता है समय, खाने वाला बेल नहीं, समय। और इसके जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वो है केदारनाथ अग्रवाल। अब आइए इस कविता को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको केदारनाथ अग्रवाल जी के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी दे दूँ। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा जिले उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कमसिंह नाम का एक गांव है, ग्राम वहाँ पर हुआ था। इनकी जो रचनाएं, केदारनाथ अग्रवाल जी वो हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार और कवि थे। उन्होंने ढेर सारी रचनाएं की हैं, लेकिन कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहे केदार खरी खरी और पंख और पतवार। उन्हें उनकी रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कार मिले थे, जिनमें से प्रमुख जो पुरस्कार है वो है सैयद लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। और उनकी मृत्यु जो है वो 22 जून सन 2000 को हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल जी जो है मूलतः प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि से क्या तात्पर्य है मैं आपको बताती हूँ। प्रगतिवादी से तात्पर्य है, प्रगति का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना, और प्रगतिवादी से तात्पर्य है कि ये जो
प्रगतिवादी जो कवि होते हैं इनमें जो है उसमें इस विचारधारा में जो रचनाएं होती हैं मुख्यतः समाज के दो वर्ग, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग, इन दोनों के मध्य के संघर्ष और अंतर आधार मानकर उनकी रचनाएं की जाती हैं। इस प्रगतिवादी विचारधारा के विषय में आपको मैं इस संबंधित पाठ से और अधिक मैं आपको जानकारी दे दूँगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता। चंद्रगहना से लौटती बेग। चंद्रगहना से लौटती बेग में कवि जो है, पहले कविता देख लीजिए। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि जो कवि जो है वो चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और फागुन का महीना है, रबी की फसलें लगी हुई हैं खेतों में, और वो जो दृश्य देखते हैं कवि उससे इतने भी प्रभावित होते हैं कि उसे उन्होंने इस कविता में क्या किया है, उतार दिया है। और जो कवि हैं उनके मन में जो भावनाएं आई हैं, कौन कौन सी भावनाएं आई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कवि कह रहे हैं, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में बधाई। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं कि इस कविता का भावार्थ आखिर है क्या। कवि जो है चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं, फागुन का महीना है, रबी की फसलें खेतों में लगी हुई हैं, और कवि के मन में जो दृश्य, जो सामने का जो दृश्य देखकर कुछ भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, उन भावनाओं को उन्होंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले जो कवि हैं वो कहते हैं, पहले की जो 3 पंक्तियां हैं उसमें कहते हैं, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना से लौट रहा हूँ और मेरे सामने जो दृश्य है, जो दिखाई दे रहा है, उससे मैं खेत की मेड़ पर बैठा हूँ, अकेले बैठकर देख रहा हूँ। उस समय कवि के साथ कोई नहीं है, वो अकेले हैं और अकेले बैठकर वो देख रहे हैं। खेत पर मेड़ पर खेत की मेड़ क्या होता है? मेड़ जो है 2 खेतों के मध्य मिट्टी को ऊंचा करके जो बनाया जाता है, जो स्थान जिसका मुख्य कार्य होता है वो खेतों में पानी रोकने का होता है। और यह एक ऐसा किसान जो है इस पर खड़े होकर या बैठकर अपने खेतों की देखभाल भी करते हैं और एक खेत से दूसरे खेत में जाने का माध्यम का भी कार्य करता है, उसे हम मेड़ कहते हैं। तो मेड़ पर जो है, खेत की मेड़ पर जो कवि हैं वो अकेले बैठे हुए हैं और उनके सामने जो दृश्य है उसे वो देख रहे हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है। अब देखिए कवि यहाँ क्या कर रहे हैं, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? वह अलंकार जिसमें प्रकृति में मानवीय चेष्टाओं को निरूपित किया जाता है, उसे हम कहते हैं मानवीय अलंकार, यानी प्रकृति को मानव के रूप में वहाँ पे निरूपित करके कल्पना की जाती है। तो अब कवि क्या कहते हैं, ये बात याद रखिएगा कि कविता की इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब कवि क्या कहते हैं कि आपको जैसे आपसे भी पता है कि रबी की मुख्य फसल जो होती है वो चना होता है, चने की फसल बोई जाती है। चने का पौधा जो होता है छोटा होता है और उसके गुलाबी रंग के फूल होते हैं। तो अब कवि क्या कहते हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं कि चने का जो पौधा है वो एक छोटे कद के, मानव ठिंगना का क्या अर्थ होता है, ठिंगने का अर्थ होता है छोटे कद का। तो कवि कहते हैं कि कल्पना कर रहे हैं कि चने का जो पौधा है वो किसी ठिंगने मनुष्य की भांति अपने शीश पर, अपने सिर पर क्या किया है, गुलाबी फूलों का पगड़ी बांधा हुआ है। यानी वो जो फूल है, गुलाबी रंग के जो फूल है, उसको उन्होंने पगड़ी के रूप में बताया है यहाँ पर,
कि वो जो चना जो है वो गुलाबी रंग के, वो चने का पौधा जो है ठिन्ने मानव की तरह गुलाबी रंग की पगड़ी अपने माथे पर बांधकर सजकर खड़ा है। आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं कवि, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। अब कवि कहते हैं कि पास ही मिलकर उगी है। अब चने के पौधे के पास ही एक अलसी का पौधा है। अलसी क्या होता है, अलसी जो है एक तिलहन है, तेल निकाला जाता है, तो उसे हम एक भाषा और कहते हैं, एक शब्द में और कह सकते हैं तीसी कहा जाता है उसे। तो तीसी का जो अलसी का जो पौधा है वो चने के पौधे के पास उगा हुआ है। और हठीली कह रहे हैं कवि, हठीली से क्या तात्पर्य है, हठीली का तात्पर्य होता है जिद्दी। अब जिद्दी क्यों कह रहे हैं कवि यहाँ पे अलसी के पौधे को, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलसी का जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कि खरपतवार है, उग जाता है कहीं पर भी। और दूसरा कारण है कि अलसी का पौधा जब हवा आता है, हवा की झोंके आते हैं तो क्या होता है, सो जाता है, पूरी तरह से सो जाता है, और जब हवा शांत हो जाता है वापस वो खड़ा हो जाता है किसी जिद्दी स्त्री की तरह। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि अलसी का जो पौधा है वो पतला है, और वो अलसी के पौधे किसी स्त्री हठीली स्त्री की भांति चने के पौधे के पास अपने फूल जो होते हैं उसके नीले नीले रंग के होते हैं, नीले नीले फूल को जो है अपने माथे में सजाकर खड़ी है, किसी जिद्दी स्त्री की तरह खड़ी है, और कह रही है कि जो भी मेरे पास आएगा, जो भी मेरे मन को भाएगा, मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूँगी। और आगे की पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सैरानी। अब आप सभी जानते हैं कि रबी की जो फसल है उसमें सरसों जो है क्या है, एक तिलहन है, वो भी सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल आप सभी को पता है। तो तिलहन का जो पौधा है तिलहन होता है। सरसों के पौधे के जो फूल होते हैं वो पीले पीले होते हैं। तो कवि कहते हैं कि अब सरसों की ना पूछो तो सबसे सयानी हो गई है। वो क्या कहते हैं, सरसों के पौधे को कन्या के रूप में बता रहे हैं, कन्या के रूप में, जैसे बड़ी हो गई है कन्या, क्या हो गई अब सयानी हो गई है। तो कवि कहते हैं कि सरसों की मत पूछो तो सबसे सयानी हो गई है, हाथ पीले कर लिए। हाथ पीले कर लिए हैं क्या मतलब, यानी जो उसके पीले पीले फूल जो है ऐसे लग रहे हैं मानो कोई कन्या जो है अपने हाथों में हल्दी वल्दी लगाकर एकदम ब्याह करने के लिए तैयार हो गई है। तो कहते हैं कि सरसों के जो पौधे हैं वो सयानी हो गई है, बड़ी हो चुकी है, और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, यानी हल्दी वल्दी लगाकर तैयार होकर ब्याह मंडप में पधारी। और ब्याह के मंडप में जिस तरह हल्दी वल्दी लगाकर एक दुल्हन बैठती है, एक लड़कन्या बैठती है, उस तरह वो भी बैठ गई है। आ गया है भाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। मैंने आपसे कहा था फागुन का महीना है, तो फागुन के महीने में क्या होता है, फाग गाया जाता है। फाग एक लोकगीत होता है जो आप सभी को पता है कि लोकगीत है, फागुन महीने में गाया जाता है। तो कवि यहाँ पर कल्पना करते हैं कैसा लग रहा है, मानो सरसों जो है वो ब्याह करने के लिए मंडप में पधार गई है, और जो फागुन का जो महीना है वो क्या कर रहा है, आपको पता है गीत, शादी ब्याह के अवसर पर गीत वगैरह गाए जाते हैं। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि फागुन का महीना जो है वो ऐसा लग रहा है मानो खुशी में, ब्याह की खुशी में भाग गाता हुआ चला आया है। और बोलते हैं कि ऐसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। वो कहते हैं, कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति में क्या हो रहा हो, स्वयंवर हो रहा हो। और स्वयंवर क्या होता है, स्वयंवर विवाह की वह पद्धति है जिसमें एक कन्या अपने लिए वर का चयन स्वयं करती है, तो उसको हम कहते हैं स्वयंवर। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा मानो प्रकृति में क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, चारों तरफ सजे हुए हैं, वातावरण एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सजा हुआ, ब्याह के लिए सजा हुआ है। और क्या हो रहा है, प्रकृति भी इतनी आनंदमयी हो गई, इतनी प्रसन्नता से झूम रही है। कहते हैं प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और प्रकृति को जो है वो खुशी से प्रसन्न होकर झूम रही है, उसका आंचल जो है वो हिल रहा है, प्रसन्नता से हिल रहा है और आशीष दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही कविताओं का हम अध्ययन करेंगे, और शेष जो पंक्तियाँ कविता की हम अगले वीडियो में फिर अध्ययन करेंगे।